अब देखिए सेक्शन यहाँ पे बोल रही है, सेक्शन 53 बोल रही है रजिस्ट्री के संस्थाओं में पुनर्वास अपना में लाने की सेवाओं और उनका प्रबंध। अब इनका प्रबंध करने की बात भी की गई। जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं तो बेहद मानकों अनुसार आधारभूत आवश्यकताएं, विशेष ज़रूरतों वाले बालकों के लिए उपस्कर जैसे व्हील चेयर, पोस्थेटिक युक्तियाँ, श्रवण सहाय केंद्र, ब्रेल किट, विशेष ज़रूरतों वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा जैसे अनुपूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की निःशुल्कता भी है यहाँ शिक्षा का अधिकार के तहत, कौशल विकास, उपजीविका थेरेपी। देखिए यहाँ पे जितना कोशिश करेंगे उन्हें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, जितना भी कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपको थोड़ा यहाँ देखना है। जन्म रजिस्ट्री कार्ड, पहचान सबूत, तमाम चीज़ें इनके संबंध में, बच्चों के संबंध में, यहाँ उनके विकास में, उनके हेल्थ में जितने काम हो सकेंगे वो सारे काम यहाँ पे बताए गए हैं रजिस्ट्री की संस्थाओं में पुनर्वास पुनर्मिलाने की सेवाओं के अंतर्गत। 54, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री के संस्थाओं का निरीक्षण राज्य सरकार, राज्य जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन योग्य होने के रूप में रजिस्ट्री के तहत मान प्राप्त किसी संस्थाओं के लिए ऐसी अवधि के लिए प्रयोजनों के लिए जो बेहद की जाए निरीक्षण समितियां नियुक्त करेगी। निरीक्षण समितियां बनाएगी राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए। निरीक्षण समितियां क्या करेंगी? 3 माह में कम से कम एक बार निरीक्षण के 1 सप्ताह के भीतर निरीक्षण के निष्कर्ष को अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगी। तो निरीक्षण करेंगे 3 माह में एक बार, और रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे? डीएम साहब को करेंगी। निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1 माह के भीतर समुचित कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ इस संबंध में रिपोर्ट किसको? राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। संरचनाओं और कार्यकरण का मूल्यांकन। अब ये 55 बोलती है संरचनाओं कार्यकरण का मूल्यांकन। तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से जो सरकार द्वारा विहित किए जाएं बोर्ड, समिति, किशोर, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्री के तो मान्यताप्राप्त योग सुविधा तंत्र या युक्तियों के कार्य का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करेगी। तो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट मूल्यांकन करेगी इन समितियों का। चैप्टर 8 में आ जाते हैं दत्तक ग्रहण। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जो छोटे बच्चे हैं 6 वर्ष से कम के हैं तो उनको दत्तक ग्रहण स्वतंत्र घोषित करके दत्तक ग्रहण करवाया जाता है। तो यहाँ पे 56 से लेकर 73 तक कुछ प्रोसीजर की गई हैं, तो इनको अपन थोड़ा लाइटली देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। थोड़ा और बचा है, जुड़े रहिएगा। 56 दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण अनाथ, परित्यक्त तो अभ्यर्थित बालकों के लिए कुटुंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्राधिकरण द्वारा विचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार किया जाएगा। देखिए जो अनाथ बच्चे हैं उनको कुटुंब जैसी व्यवस्था प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। नियमों द्वारा, प्राधिकरण द्वारा विचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार किया जाएगा। एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण धर्म को विचार में लाए बिना उपबंधों प्राधिकरण विरचित के नियमों के अनुसार किया जाएगा। यहाँ धर्म सामने नहीं आएगा, किस धर्म में आपको दत्तक ग्रहण करना है, किसी भी धर्म में दिया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा पहले से जानता है वो मुस्लिम है, हिंदू है, तो उसको उसी धर्म में दिया जाएगा ज़्यादातर, वरना यहाँ पे धर्म में दिए जाने की कोई बात नहीं की जाती है। अनसिम्पोजियम जी क्या आने लगा है भैया, चलो बाद में देखेंगे, 2-3 मैसेज आ चुके हैं। इस अधिनियम की कोई बात, सब क्लॉज 2-3 कहती है इसमें, इस अधिनियम की कोई बात हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण 1956 के बंदों के अनुसार बाल को दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी। तो स्पेशल एक्ट है, ये स्पेशल व्यवस्था है, तो स्पेशल नहीं आगे कि हिंदू वाले नियम यहाँ पे लागू है, वो नियम लागू नहीं होंगे यहाँ पे। सभी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विरचित ग्रहण के विनियमों के अनुसार ही किया जाएगा। जो इस अधिनियम में उपबंध दिए गए उन्हीं के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण होगा। अंतर्देशीय क्या? इंटर कंट्री एडॉप्टेशन, मतलब भारत का भारत में। 5, कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट के विधिमान आदेश के बिना किसी बालक को किसी दूसरे देश में ले जाता है या भेजता है या किसी दूसरे देश से अन्य व्यक्ति को किसी बालक की देखरेख और अभिरक्षा अंतरित करने के इंतजाम में भाग लेता है, धाराशास्त्री के उपबंधों का दंड नहीं होगा। किसी अन्य देश में भेजने का अधिकार नहीं होगा बालकों को, अपन बेच देते ना बच्चों को, ये वाला अधिकार दंडनीय माना जाएगा। भावी दत्तक माता पिता की पात्रता। अब देखिए जो माता पिता बनेंगे उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए आप एक संस्था के संचालक हैं, आप किन को बच्चों को देना चाहेंगे जहाँ पे आपके बच्चे जाएं बहुत अच्छे से रहें, तो ऐसे व्यक्ति योग्य कौन से मानेंगे आप? जैसे 2-3 कैटेगरी के माता पिता हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। यहाँ पे सहायक रूप से योग्य, वित्तीय सुदृढ़, मानसिक रूप से सचेत, अत्यंत प्रेरित होंगे। पहली चीज़ ये है। दूसरा है दंपति की दशा में
पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी। ऐसा ना हो पत्नी मना करे हम नहीं लेंगे और पति ले, या पति मना करे, नहीं, दोनों की सहमति चाहिए। कोई एकल विच्छिन्न व्यक्ति विवाहित व्यक्ति भी मानदंडों को पूरा करने के अधीन रहते हुए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के उपबंधों के साथ दत्तक ग्रहण कर सकता है। विच्छिन्न विवाह या एकल, जैसे सुष्मिता सेन है। कोई एकल पुरुष किसी बालिका की दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है, पुरुष बालिका का दत्तक ग्रहण नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट ही, इसको IMP लगा दीजिएगा, पुरुष द्वारा बालिका का दत्तक ग्रहण नहीं किया जाएगा। कोई अन्य मानदंड जो प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियम में निर्दिष्ट किया जाए। सेक्शन 58, भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। अब भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता अपने धर्म को विचार में लाए बिना यदि किसी अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक के दत्तक में लेने के इच्छुक हैं तो वे उसके लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में या यथाउपबंधित रीति में किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। अब भारत में रहने वाले भावी दत्तक पिता दत्तक ग्रहण करना चाहते तो आवेदन विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को करेंगे। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक ग्रहण माता पिता ग्रहण अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और बालक अध्ययन रिपोर्ट चिकित्सीय रिपोर्ट उनके पास भेज देगा। किसके पास? दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार दत्तक ग्रहण रिपोर्ट और बालक के संबंध में रिपोर्टें भेजी जाएंगी। ऐसे माता पिता द्वारा हस्ताक्षर बालक की अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सीय रिपोर्ट सहित बालक के प्रति ग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण भरण पोषण देखरेख और दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण के विनियमों में उपबंधित रीति से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल करेगा। किसके समक्ष आवेदन फाइल करेगा? जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल करेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से तुरंत भावी दत्तक माता पिता के पास भेज देगा। दत्तक कुटुंब में बालक की प्रगति कल्याण की प्राधिकरण द्वारा दत्तक नियमों के अधीन रीति पुनरीक्षित और अभिनिश्चित किया जाएगा। अब ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा इंटरफेयर है यहाँ पे योजनाओं में। तो ये आप प्रक्रिया क्या होगी दत्तक ग्रहण की, एक बार आप पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आती तो मैं स्पेशली इसको बताऊँगा फिर से कभी। 59, किसी अनाथ परित्यक्त अभ्यर्थित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। देखिए अंतर्देश, इंटर कंट्री एडॉप्टेशन। देखिएगा इंटर कंट्री मतलब अपने देश में ही, मान लीजिए छत्तीसगढ़ ले जाए कोई दत्तक ग्रहण करके तो भारत का भारत में ही रहे दत्तक ग्रहण। तो बालक को उस तारीख से जब दत्तक ग्रहण विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया 60 दिन के भीतर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण राज्य अभिकरणों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद भारतीय अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता पिता के साथ नहीं रखा जा सकता तो ऐसे बालक के लिए स्वतंत्र होगी। तो यहाँ से बालक को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित कर सकता है 60 दिन के भीतर जब किया जाता है तो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। परंतु शारीरिक या मानसिक निरोगता के साथ बालक सहोदर 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार ऐसे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए अन्य बालकों के पर अधिमान दिया जाएगा। अब बालक सहोदर बालक हैं, मतलब जो एक ही उदर से पीड़ित बालक हैं, मतलब एक माँ है पिता अलग हो जाते हैं, उन्हें सहोदर बोला जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है या 5 वर्ष से अधिक आयु के बालक हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी दत्तक ग्रहण में दिलाए जाने की सबसे पहले। किसी पात्र निवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय बालक को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में पूर्वकता दी जाएगी। तो NRI, OCI, PIO को भी अधिमानता दी जाएगी। अनिवासी मतलब फिर से NRI, OCI, PIO या कोई विदेशी व्यक्ति या फॉरेनर है, उनके धर्म को विचार में लाए बिना किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या अभ्यासिक निवास के उनके देश से संबंधित सरकारी विभाग की प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथाउपबंधित रीति से उनके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण को या केंद्रीय प्राधिकरण को क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं विदेशी भी। बाकी ये छोड़ दीजिए, गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी किसकी, जिसको दत्तक ग्रहण दिया जाएगा, भावी माता पिता की। फिर उनको बच्चा दिया जाएगा, मतलब वो देखेंगे अपन स्तर है भी कि नहीं है, कह ही रहे हैं वैसा नहीं है, वहाँ जाके रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। बाकी प्रोसीजर आप पढ़ लीजिए वीजा के संबंध में। एन प्रोसीजर अगर बाहर से अप्रवासी NRI को देते हैं तो कुछ वीज़ा बनवानी पड़ेगी, उसकी शर्तें हैं, तो बच्चे के संबंध में कुछ कंडीशनें हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। सेक्शन 60 में आ जाते हैं अंतर्देशीय नातेदारी दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। तो देखिए अंतर्देशीय यहाँ पे इंटर कंट्री बात की गई, रिलेटिव अडॉप्टेशन की बात की गई है। तो इसके लिए भी वैसे ही प्रमाण पत्र वैसी प्रक्रिया है जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, लगभग मिलती जुलती प्रक्रिया। NOC लेना पड़ता है, बस यहाँ पर पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
विदेश में रहने वाला कोई नातेदार जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है। अब जो विदेश में रहते हैं उनकी औलादें नहीं है तो वो भारत में क्या करते हैं, अपने छोटे भाइयों के बच्चों को, मामा ताऊ के बच्चों को ले लेते हैं गोद, तो वो बात है। जिला मजिस्ट्रेट से आदेश अभी प्राप्त करेगा ये, और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति से प्राधिकरण से निरपेक्ष प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। तो एनओसी सर्टिफिकेट लेगा प्राधिकरण से, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। इसी के आधार पर उसको शुक्र बनाया जा सकेगा दत्तक ग्रहण दिलाए जाने के लिए। सब क्लॉज 3 कहती है। 61 दत्तक ग्रहण कार्रवाइयों के निपटान के लिए प्रक्रिया। अब दत्तक ग्रहण कार्रवाइयों के आदेश जारी करने के पहले जिला मजिस्ट्रेट क्या समाधान करेगा, 2-3 चीज़ों का समाधान करेगा। क्या क्या? दत्तक ग्रहण बालक के कल्याण के लिए है, ठीक है। बालक की आयु समझ को ध्यान में रखते हुए इच्छाओं को सम्यक विचार किया गया है, तो किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं लिया गया है। सी क्लॉज बोलती किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं लिया गया दत्तक के एवज में। दत्तक ग्रहण कार्रवाइयाँ बंद कमरे में की जाएंगी। मामला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा। 2 माह के भीतर निपटाया जाएगा दत्तक ग्रहण। 62 कहता है अतिरिक्त प्रक्रियाएं, अपेक्षाएं और प्रलेखीकरण। कुछ यहाँ पे अन्य डॉक्यूमेंटेशन भी होगा जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 62 इम्पोर्टेंट नहीं है। 63 दत्तक ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। अब देखिए, अपन ने देखा है कि एक अपन हिंदू विधि में पढ़ते हैं रिलेशन बैक का सिद्धांत लागू होता है दत्तक के संबंध में, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। ऐसा माना जाएगा वो बच्चा उन्हीं का, मानो दत्तक माता पिता ने बालक को पैदा किया है, ऐसा माना जाएगा। और उस तारीख से ही बालक का बालिका के जन्म के कुटुंब में बालक बालिका के सभी संबंध समान होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हिसाब से आप देखेंगे दत्तक ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। तो रिलेशन बैक यहाँ पे लिख लेंगे आप, रिलेशन BAC की बैक थ्योरी लागू होगी, लागू होगी। यहाँ पे लिख लीजिए आप, बिल्कुल वही चीज़ लिखी है जैसे आपने दत्तक लिया है। अब दत्तक लेने के वाले से एक्ट में ये माना जाएगा वो बच्चा आपका ही है, आप ही रियल जेन्युइन माता पिता हैं उसके, पूरे प्रॉपर्टी पे अधिकार होंगे उसके, जैसे आपका रियल बच्चा होता है वो से। ऐसा नहीं होगा कि ये तो दत्तक वाला, ऐसा नहीं होगा, पूरे अधिकार होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 64 में दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट। अब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए दत्तक ग्रहण आदेश की बाबत सूचना दत्तक ग्रहण विनियमों में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रेसित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने में समर्थ, तो केंद्रीय प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी जाएगी। विषयोक्त दत्तक ग्रहण अभिकरण। अब देखिए राज्य सरकार क्या करेगी, दत्तक ग्रहण और गैर संस्थागत देखरेख के माध्यम से 65 बोलती है अनाथ परित्यक्त अभ्यर्थित पुनर्वास के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथारीति से प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं संगठनों की विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता दे सकेगी। ये मान्यता दे सकेंगे, इनमें नाम, पता, संपर्क ब्यौरे, मान्यता नवीकरण प्रमाण पत्र प्राधिकरण को देगा, तमाम जानकारियाँ इनके पास में रहेंगी। राज्य सरकार वर्ष में कम से कम एक बार विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण करेगी। गहन रिपोर्ट बनाएंगे, ये जिला मजिस्ट्रेट को देंगे विशेष दत्तक ग्रहण देते समय। आगे बढ़ते हैं। इसमें सब क्लॉज 4 पढ़ना है अपन को, सब क्लॉज 4 है, इसको थोड़ा समझिएगा। उस दिशा में जब कोई विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण समिति से दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र किसी अनाथ या परित्यक्त के अभ्यर्थित बालक को प्राप्त करने के लिए या भावी दत्तक माता पिता की गृहदान रिपोर्ट तैयार करने में या नियत समय के भीतर जिला मजिस्ट्रेट से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में अपनी ओर से इस अधिनियम में अधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में उपबंधित आवश्यक कदम उठाने में व्यतिक्रम करता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण। तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा, और व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति की दिशा में राज्य सरकार विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता वापस करेगा। तो इन लोगों को ज़्यादा पावर दिया गया है कि भाई आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इनका अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और मान्यता भी वापस ले ली जाएगी। 66 कहती है दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में रजिस्ट्री न की गई संस्थाओं के निवास के बालकों का दत्तक ग्रहण। अब जो रजिस्टर्ड नहीं की गई हैं उनमें बालकों की दत्तक ग्रहण की व्यवस्था क्या होगी। तो कोई संस्था इस तरह की है, यहाँ भी 50,000 रुपये तक का यहाँ पे पेनल्टी लगाए जाने की बात 3 में की गई है, और उनकी मान्यता वापस ली जाएगी अगर बाद में मान्यता दे दी गई है इनको। तो इनको मैंडेटरी है कि आपको रजिस्टर्ड कराना है तभी दत्तक ग्रहण करना है। दत्तक ग्रहण स्रोत अधिकरण। राज्य सरकार क्या करेगी, ऐसा अभिकरण क्रिएट करेगी, एक राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है 67 के अंतर्गत। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण प्राधिकरण 68 बनाया गया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण को
प्राधिकरण के रूप में निम्नलिखित का पालन करने के लिए गठित किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ है, अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय होता है। देखिए इंटर कंट्री एडॉप्टेशन है। इंटर कंट्री एडॉप्टेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी बनाई जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा 68 में। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। प्राधिकरण की संचालन समिति होगी, एक संचालन समिति बनाए जाने की बात की गई है 69 में। सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार अध्यक्ष होता है और भारत सरकार के अन्य पदेन सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। बस अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान देना है। समिति के कृत्य क्या होंगे? सब क्लॉज 3 बताती है, जो आप पढ़िएगा। संचालन समिति मास में एक बार अधिवेशन ऐसी रीति में करेगी जो विहित किए जाए। देखो महीने में एक अधिवेशन इसको करना पड़ेगा, सब क्लॉज 4 कहती है। प्राधिकरण अपने कृत्य मुख्यालय से और अपने ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करेगी जो स्थापित किए जाए। प्राधिकरण की शक्तियाँ क्या होंगी? 70 बताती है, ये अपन को पढ़ लेना है, ध्यान दीजिएगा। प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, प्राधिकरण केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखवाएगी। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, प्राधिकरण को केंद्र सरकार अनुदान देगी। ऐसी राशि धन के राशि के संदाय करेगी जो कृत्यों का पालन करने में उपयोजित की जाएगी, मतलब खर्च की जाएगी। प्राधिकरण के लेखे और संपरीक्षा, तो केंद्रीय सरकार का जो प्राधिकरण बनाया जाएगा तो इसके लेखे रखे जाएंगे, रिकॉर्ड रखे जाएंगे, जिनकी जांच कौन करेगी? कैग करेगा। भारत का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो करेगा, उसके परामर्श से इसके तैयार किए जाएंगे रिकॉर्ड, पूरे वही जांच करेगा, परीक्षण करेगा और जो अनुदान दिया गया है उस अनुदान में से इसकी फीस भी दी जाएगी। केंद्रीय सरकार संपरीक्षा रिपोर्ट जो बनाई जाएगी वो संसद के समक्ष रखवाई जाएगी इसके रिकॉर्ड की। चैप्टर 9 है बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध। अब अन्य अपराध कौन है? बालकों की पहचान प्रकट का प्रतिषेध। तो अगर कोई व्यक्ति बालक की पहचान प्रकट करता है 228 ए के समान, तो यहाँ पे दंड कितना दिया जाएगा? 6 माह का कारावास होगा, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा या दोनों से दंडित होगा। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड। अब देखिए हमला करेगा, परित्यक्त करेगा, उत्पीड़ित करेगा, बालक के प्रति क्रूरता करेगा कोई व्यक्ति, तो यहाँ 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे सेकंड परंतुक है। सेकंड परंतुक में लिखा है परंतु यह और कि यदि ऐसा अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो किसी संगठन द्वारा नियोजित है, उसका प्रबंध कर रहा है, जिसे बालक की देखरेख संरक्षण सौंपा गया है, तो अगर किसी संगठन के सदस्य द्वारा बालक के प्रति क्रूरता की जाती है तो यहाँ 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। परंतु अगला परंतु कहता है यह और कि पूर्व क्रूरता के कारण यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या मानसिक रोगी हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह की क्रूरता करता है कठोर कारावास 3 वर्ष से 10 वर्ष तक और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब भीख मांगने के लिए बालक को नियोजित अगर कोई करता है तो 5 वर्ष तक कारावास से जो और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा 76 के अंतर्गत। परंतु बालक का अंग छेद करता है, मतलब उसको विकलांग बना के भीख मंगवाता है कोई व्यक्ति, तो परंतु कहता है 7 वर्ष से 10 वर्ष तक और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 77 में आ जाते हैं। बालक को मादक लेकर स्वापक औषधि मुनाफाई पदार्थ देने के लिए शास्ति। कोई बेचता है इनको, देता है, तंबाकू के गुटखे बेचना भी प्रतिबंधित है। देखिए यहाँ 4 कंटेंट लिखे हैं, मादक लेकर, स्वापक औषधि, तंबाकू उत्पाद, मना प्रभावी पदार्थ। बच्चों को नहीं बेचे जाते हैं 18 वर्ष से कम। अगर इनको कोई बेचता है तो कारावास कठोर 7 वर्ष तक और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 78 किसी बालक का किसी मादक लेकर, स्वापक औषधि पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय विक्रय, उसके साथ रखने, आपूर्ति करने, तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना। अब तस्करी में उपयोग करते बच्चों का, तो यहाँ पे क्या होगा? कठिन कारावास 7 वर्ष तक और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित होगा। 79 कहती है किशोर बालक कर्मचारी का शोषण। जो कोई किशोर बालक कर्मचारी का शोषण करेगा कठोर कारावास 5 वर्ष तक और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 80 विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय। अब देखिए दत्तक ग्रहण करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो करनी पड़ेगी। वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है कोई, वो दत्तक ग्रहण कर लेता है तो यहाँ पे 3 वर्ष तक या 1 लाख के कारा जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। और ऐसे अभिकरण की मान्यता 1 वर्ष के लिए वापस ले ली जाएगी जो इस तरह दत्तक ग्रहण करवाता है, विहित मानकों को पूरा नहीं करता है। अब क्या रजिस्टर्ड होते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है दत्तक ग्रहण, वरना बच्चों की तस्करी की जा सकती है, ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा सकता है, बेचा जा सकता है बच्चों का।
81, बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय उपापन। अब किसी प्रयोजन के लिए बालक का विक्रय करता है, उपापन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो कठोर कारावास 5 वर्ष तक और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु जहां ऐसा अपराध बालक की वास्तविक भार साधन रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे परिचर्यागृह, प्रसूति गृह, अस्पताल, इनके किसी कर्मचारी द्वारा ऐसा किया जाता है, तो वो 3 वर्ष से 7 वर्ष तक से दंडित किए जाएंगे। अब शारीरिक दंड के तौर पर पढ़ते हैं से 82 बोलती है, किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक उसमें नियोजित व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा। अब देखिए, बच्चे को शारीरिक दंड दे रहे हैं, किसी संस्था का व्यक्ति है वो शारीरिक दंड दे रहा है बच्चे को, तो कितना दंड दिया जाएगा? प्रथम दोष सिद्धि पर 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित होगा। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 3 माह के कारावास से, जुर्माने से, या दोनों से दंडित होगा। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है जितना हम बता रहे दंड में। और ऐसे व्यक्ति को सब प्लस 2 कहती पदच्युत भी कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। सब प्लस 3 इसकी बताती है, ऐसे मामले में किसी संस्था में किसी सहायक दंड की रिपोर्ट की जाती है, ऐसी संस्था प्रबंधन जांच सहयोग नहीं करता, समिति बोर्ड न्यायालय के अनुपालन नहीं करता, तो प्रबंधन का भार साधक व्यक्ति कारावास से दंडित होगा, 3 माह से कम नहीं होगा, और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित होगा। इसमें भी दंड बताया गया सब प्लस 3 में भी। 83, उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग। अब देखिए, गैर राज्यिक स्वयं उग्रवादी संगठन दल होते हैं, ये बच्चों का उपयोग करते हैं अपराध की प्रवृत्तियों में, तो 7 वर्ष तक के कारावास से और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा ऐसे संगठन के प्रभारी को। ध्यान दीजिएगा। कोई सप्ला 2 कहती है, कोई वयस्क या कोई वयस्क समूह बालकों का वैश्विक रूप से गैंग के रूप में अवैध रूप से उपयोग करता है, तो कठोर कारावास 7 वर्ष तक और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें भी सेम ही दंड दिया जाए। 84 कहती है, बालक का व्यपहरण अपहरण 18 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे जो IPC में दंड है वही दंड 359 से 369 तक की धारा में वही दंड यहाँ पे दिया जाएगा उन लोगों को। 85 कहती है, निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध। थोड़े जुड़े रहिएगा, 10 से 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध, जो कोई निःशक्त बालकों पर अपराध करता है तो वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दोहरी शास्ति, दुगनी शास्ति से दंडित किया जाएगा। 85। 86 कहती है, अपराधों का वर्गीकरण और विहित न्यायालय। तो जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, ऐसा अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। 7 वर्ष से अधिक का अपराध क्या होगा? संज्ञेय अजमानती होगा। कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि 3 वर्ष से उससे अधिक है किंतु 7 वर्ष से कम है, वहाँ ऐसा अपराध असंज्ञेय अजमानती होगा। तो यहाँ पे असंज्ञेय होगा। 7 वर्ष से कम वाले अपराध क्या होंगे? असंज्ञेय होंगे और अजमानती होंगे। तीसरा, जहाँ इस अधिनियम के अंदर कोई अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास से केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो वहाँ अपराध कैसा होगा? असंज्ञेय होगा, जमानती होगा। तो ये 3 कैटेगरी के अपराध यहाँ पर दिए गए। संज्ञेय, जमानती कब होंगे और नहीं होंगे? 7 वर्ष से ऊपर वाले संज्ञेय अजमानती, 7 वर्ष तक के अपराध असंज्ञेय अजमानती, और 3 वर्ष तक के अपराध असंज्ञेय और जमानती होंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तीनों क्लॉज। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट 86 में क्वेश्चन बन सकता है। तीनों क्लॉज पे IMP लिख लीजिए आप। इसके बाद चौथी क्लॉज है, दंड प्रक्रिया संहिता व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, लैंगिक बालकों से अधिनियम 2012, मतलब पॉस्को में किसी बात के होते अधिनियम के अधीन अपराध बालक न्यायालय द्वारा विचार नहीं होंगे। इनके अंतर्गत भी कोई अपराध आते तो बालक न्यायालय द्वारा विचार नहीं होगा। 87 कहते हैं, जो कोई दुष्पीड़न करेगा किसी अपराध का तो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। 88 बोलती वैकल्पिक दंड, जहाँ कोई कार्य या लोग कोई ऐसा अपराध गठित करता है कि विधि के अनुसार दंड का उपबंध नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा जो दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है। अधिक से अधिक दंड दिए जाने की बात की जाएगी। जहाँ दंड नहीं है तो जो अधिक दंड उसको लग रहा है उस दंड से अपन दंडित कर देंगे। सेक्शन 89 है, इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध, बालक द्वारा किया गया 89 के अंतर्गत। तो कोई अपराध हुआ है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक द्वारा किया गया माना जाएगा। अब देखिए, चैप्टर 10 है, प्रकीर्ण के बारे में बताता है। ये कहता है कि बालक के माता पिता संरक्षक की हाजिरी बोर्ड या समिति के समक्ष कोई कार्रवाई होगी तो ये हाजिर होंगे। 90 कहता है, 91 बालक की हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना। बोर्ड या समिति क्या कर सकता है? बालक को उपस्थित होने से मुक्ति प्रदान कर सकता है। उसकी जगह पर उसके माता पिता या किसी अन्य प्रतिनिधि को हाजिर किया जा सकता है। 92 बोलती है, किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालिक चिकित्सीय उपचार वाले रोग से पीड़ित बालक का स्थानांतरण। अब देखिए, कोई बालक है तो दीर्घकालिक रूप से क्या है? बीमार है,
तो उसको क्या किया जा सकता है, उपचार के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ये व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर समिति या बोर्ड द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है 92 में। 93 कहती है ऐसे बालक का स्थानांतरण जो मानसिक रूप से बीमार है और एल्कोहल या अनौषधि का आदी है। तो ऐसे बालक को भी अपन सुधार के लिए क्या करेंगे, मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह में ले जाने का आदेश दे सकता है बोर्ड या समिति, दोनों को आदेश है। ये आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आयु के विषय में अवधारण और अवधारण 94 बताती है आयु के विषय में अवधारण कौन करेगा, बोर्ड या समिति करेगा। यथासंभव सन्निकट आयु का गठन करते हुए ऐसे संप्रेक्षण गृह को अभिलिखित करेगा। आयु की अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 14 या 36 के अधीन जांच करेगा। कौन करेगा, बोर्ड या समिति जांच करेगा। कैसे जांच करेगा, आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा बोर्ड या समिति। किन आधारों पर, विद्यालय के प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र। उसके अभाव में देखिए आप जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, 10वीं मार्कशीट के आधार पर जन्म आयु निर्धारित कर सकते हैं बच्चे की। निगम या नगर पालिका प्राधिकारी पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, अगर निगम द्वारा दिया है, पंचायत द्वारा जन्म प्रमाण पत्र दिया तो उसके आधार पर भी निर्धारित कर सकते हैं। आयु की अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश द्वारा की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीन चिकित्सीय आयु अवधारण की जांच के आधार पर की जाएगी। तो अन्य आधार पर भी, जैसे अस्थि जांच होता है, एक बोन टेस्ट होता है, बोन टेस्ट हड्डियों के आधार पर भी बच्चों की आयु निर्धारित की जाती है, किसकी आयु कितनी है, हड्डियों का चेकअप करके भी की जाती है, परीक्षण होता है फॉरेंसिक साइंस में ये, तो उसके आधार पर भी आयु। परंतु समिति बोर्ड के आदेश की पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। तो उन्होंने कह दिया आयु की जांच कितने दिन के भीतर पूरी करना है, 15 दिन के भीतर, इस पर IMP लगा देना। 95 कहता है बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण, बालक का निवास स्थान को भी स्थानांतरण किया जा सकता है किसी समिति या बोर्ड द्वारा, अगर वो आवश्यक समझता है तो बालक का निवास स्थान पर भी स्थानांतरण किया जा सकता है। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। 96 बालक का भारत से भिन्न भागों में बाल गृहों और विशेष गृहों, उच्च सुविधा तंत्रों, योग्य व्यक्तियों को स्थानांतरण, तो भारत से भिन्न स्थानों पर भी इनका स्थानांतरण किया जा सकता है। समिति बोर्ड के पावर हैं पूरे। बोर्ड संस्था, किसी संस्था में बालक को निर्मुक्त करना, तो बालक को निर्मुक्त करने का पावर भी यहाँ पे, चाहे बाल गृह हो या विशेष गृह हो, परिवीक्षाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या किसी अन्य संगठन के अधीन हो, तो समिति या बोर्ड ऐसे बालकों को निर्मुक्त कर सकता है। अगर उसको लग रहा है पूरा सुधार है, बालक में कोई ऐब नहीं है और बालक अच्छा है, इसको निर्मुक्त कर दिया जाए। किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थिति की इजाज़त, तो 7 दिन से अनधिक समय के लिए अनुपस्थित रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब अगर वो बालक है, संस्था में रखा है, मान लीजिए उसके पेरेंट्स के घर पे कोई कार्यक्रम है, शादी है उसकी बहन की, बड़ी बहन की, तो 7 दिन के लिए उसको छुट्टी दी जा सकती है। यहाँ पे अनुपस्थित रहने के लिए समिति या बोर्ड नियम बना सकती है, सेक्शन 98। रिपोर्टों का गोपनीय माना जाना, जो रिपोर्टें बनाई जाएंगी बालकों के संबंध में गोपनीय रखी जाएंगी, सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, विशेष अनुमति से ही डिस्क्लोज की जाएंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण 100 देती है, किसको देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और इनके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी 100 में। अपीलें कहाँ होगी, समिति या बोर्ड द्वारा किए गए आदेश से व्यथित अगर कोई व्यक्ति है तो 30 दिन के भीतर जिला किसको, पोषण देख रेख निश्चयों की सिवाय संबंध अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिला मजिस्ट्रेट को या बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। 30 दिन के पश्चात भी अगर पर्याप्त कारण है तो पश्चात भी अपील की जा सकेगी। अधिनियम की धारा 15 के अधीन सब क्लॉज 2 कहती है 101 की, किसी जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील सत्य न्यायालय को होगी। जघन्य अपराध में अपील कहाँ होगी, सत्य न्यायालय को होगी, तथा अपील का निश्चय पारित करते समय अनुभवी मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की सहायता ले सकेगा सेशन कोर्ट। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इसमें, पहले खंड में इंपॉर्टेंट और दूसरे खंड में इंपॉर्टेंट। अपील कहाँ होगी, DM साहब के पास या बालक न्यायालय में होगी, बोर्ड या समिति की। और जघन्य अपराधों की अपील कहाँ होगी, सेशन न्यायालय में होगी, जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का उल्लेख किया जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें कुछ अन्य प्रोविजन है, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अपील के संबंध में 2 ही प्रोविजन आपको ध्यान रखना है, मैंने सारी पढ़ी हैं, अंदर कुछ काम की चीज़ नहीं है। पुनरीक्षण उच्च न्यायालय में रिवीजन किया जा सकेगा, तो ये आप देखिएगा। समिति, बोर्ड, बालक न्यायालय या न्यायालय के आदेश से पारित कोई आदेश दिया गया है तो उसका रिवीजन कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा। यहाँ पर लिमिटेशन नहीं दिया गया कितने दिन के भीतर होगा। 103
जांच, अपील और पुनरीक्षण की कार्रवाइयों में प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होगी? वही प्रक्रिया होगी जो सीआरपीसी में दी गई। समन मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया भी कहते थे, वही प्रक्रिया का पालन यहाँ करेंगे। 104 समिति या बोर्ड को की अपने आदेशों को संशोधित करने की समिति। तो कब संशोधित कर सकते हैं आदेशों को? तो ये अपने आदेशों को कुछ स्थिति में संशोधित कर सकते हैं। ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। लिपिकीय भूलों और आकस्मिक चूक के कारण हुई कमियों को दूर करने के लिए सुधारी जा सकती है, अन्य कोई सुधार नहीं किया। जैसे निर्णय के संबंध में पढ़ते हैं ना, वैसी चीज़ यहाँ लिखा है, कुछ अलग नहीं है। किशोर न्याय निधि 105 में राज्य सरकार कल्याण और पुनर्वास के लिए एक निधि का सृजन करेगी, बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए, जिसे किशोर न्याय निधि बोला जाएगा 105 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 106 राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण, प्रत्येक राज्य सरकार क्या करेगी? बालक संरक्षण सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बालक संरक्षण एकक का गठन करेगी। ये क्या करेंगे? समन्वय में कार्य करेंगे, बोर्ड और समिति के समन्वय में कार्य करेंगे। 107 बालक कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक, इसको IMP लगा देना है। 106 को, 107 को, इनके नाम याद रखना है, सब राज्य सरकार को पावर है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उप निरीक्षक की अन्यून पंक्ति से कम एक अधिकारी को दो। अनन्य रूप से बालकों के साथ जो पीड़ितों अपराधियों के रूप में व्यवहार करने के लिए बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित करेगी। सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक कौन कहलाता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, एटलीस्ट यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI कौन होता है? 1 स्टार वाला। ध्यान दीजिएगा, 1 स्टार वाला पुलिस वाला होता है, उसको यहाँ पे क्या बनाया जाता है? बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जाता है। ASI 1 स्टार वाले पुलिस अधिकारी को ध्यान दीजिएगा। सब क्लॉज 2 बोलती है, बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले शहर में विशेष किशोर पुलिस यूनिटों का गठन करेगी। इनका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारी करेगा। तो DSP करेगा इसका। देखिए, इसका DSP है, इसका सब ASI है। यहाँ पे ASI लिख देना, यहाँ पर DSP लिख लेना, या DYSP लिख देना, DYSP उप पुलिस अधीक्षक। देखो, डिप्टी सुपरडेंट ऑफ पुलिस, इससे बिलो, इससे ऊपर का अधिकारी हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पे असिस्टेंट वो हो सकता है। तो बालक पुलिस कल्याण पुलिस अधिकारी कौन होगा? ASI होगा। और किशोर विशेष किशोर पुलिस एकक कौन होगा? DYSP या उससे ऊपर का अधिकारी होगा। ये आप ध्यान देना है। 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें एक महिला होगी। इसमें तमाम चीज़ें। विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी आती है, ये ध्यान देना है। सब क्लॉज 4 में लिखा है। 108 कहती है अधिनियम के अंदर लोक जागरूकता। अब लोक जागरूकता करेंगे, व्यापक प्रचार होगा, मीडिया, टीवी, रेडियो, प्रिंट माध्यम से नियत कालित अंतरालों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा अधिकारियों को। 108 बोलती है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तो कौन करेगा? यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग या राज्य बालक संरक्षण आयोग मॉनिटरिंग करेगा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए। राष्ट्रीय बालक कल्याण आयोग और राज्य बालक कल्याण आयोग क्या करेगा? निगरानी करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा, किसको भेजेगा? इस धारा के अधीन क्रियाकलाप राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इस तरह है। यहाँ पे आगे देखेंगे, नियम बनाने की शक्ति 110 में राज्य सरकार की दी गई है, कुछ नियम बना सकेगी राज्य सरकार। इसके बाद 111 में आ जाते हैं अपन, निरसन और क्या दिया गया है? निरसन दिया गया है। और किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 का 56 को निरसित कर दिए। कठिनाइयों को दूर करने का केंद्र सरकार को पावर है। 2 वर्ष के भीतर अधिनियम बनने के बाद कठिनाइयाँ दूर कर सकता है केंद्र सरकार। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये धारा है, ये अपना एक्ट है जिसको अपन को ध्यान देना है। तो यहाँ पे अपन ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पूरा फिनिश किया है। तो आप लोग